हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, पार्ट 9 मतलब कि वृत्त चैप्टर का। जबरदस्त रिवीजन होगा, मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की ही क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन के साथ हो जाइए तैयार। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आपको जरूरत है दोस्त सिर्फ और सिर्फ जबरदस्त मेहनत करने की। इसके साथ ही मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हम यहां पर स्टेट बोर्ड्स में, मतलब कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये सभी के सभी बोर्ड्स कवर करते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आप हमारा इंग्लिश मीडियम का चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास बात होने वाली है आज के इस चैप्टर में। सबसे पहले वृत्त से संबंधित कुछ छोटे छोटे पद हैं जिनको हम सीख लेते हैं। बात करेंगे जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, परिधि, चाप, अर्धवृत्त, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और अर्धवृत्तीय भाग। आइए इसको पहले सेपरेटली हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप छोटे क्लासेज में कभी पढ़े होंगे, कुछ बातें आपको पता होंगी पहले से और कुछ बातें आप भूल चुके होंगे। जैसा कि ये तो सबको पता है कि ये दिया हुआ जो फिगर है, ये जो चित्र मैंने बनाया है, इसका नाम सर्कल है, वृत्त है। ये वृत्त ऐसा एक फिगर होता है जो इसके मतलब एक बिंदु होता है केंद्र। इस केंद्र बिंदु से इस वृत्त की दूरी, मतलब ये परिधि कहलाती है, वृत्त की संपूर्ण लंबाई परिधि कहलाती है। तो इस परिधि की दूरी उस केंद्र से हर जगह पर बराबर होती है। ये दूरी मतलब इस केंद्र से आप वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी नापेंगे तो वो बराबर होती है, जिसको हम त्रिज्या का नाम देते हैं। तो मैं बात कर रहा था इस बिंदु की, इसको हम केंद्र बिंदु बोलते हैं, जिसको मैंने कैपिटल ओ से डिनोट किया है। ओ क्या है? ओ हमारा यहां पर केंद्र बिंदु है। कौन सा बिंदु? केंद्र बिंदु। केंद्र समझ में आ गया। अब केंद्र से अगर मैं परिधि को मिलाता हूं, मतलब वृत्त के किसी भाग को ऐसे मिलाता हूं, तो इसको हम त्रिज्या का नाम देते हैं। मतलब ओ ए क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। अगर इसी त्रिज्या को एक सीधी लाइन, एक ऐसी सीधी लाइन जो केंद्र से होकर जाती है और वृत्त को दो जगह पर, वृत्त को क्या कर रही है? दो जगह पर काट रही है, कुछ इस प्रकार से वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेद कर रही है और केंद्र से होकर जा रही है। इस रेखा को हम नाम दे देते हैं CD। तो ये जो CD रेखा है, इसको हम वृत्त का व्यास बोलते हैं, जिसको हम डायमीटर भी बोलते हैं। तो CD क्या हो गया? यहाँ पर व्यास हो गया, या डायमीटर भी बोलते हैं। तो ये बातें तो मुझे पता है कि आप लोगों को पहले से पता है। कुछ एक बातें हैं जो 9th क्लास में भी आपको पता होनी चाहिए, और उसका ज्यादा यूज मैं बताऊं तो 10th क्लास, मतलब अगली साल आपको लगेगा। ठीक है, तो ये बातें तो आपको पता है। बाकी मैं बता दूं एक बार कि परिधि क्या होती है। तो परिधि जो है, सरकमफेरेंस इसको बोलते हैं। परिधि जो होती है भाई, वो वृत्त की संपूर्ण लंबाई होती है। संपूर्ण लंबाई मतलब इस वृत्त को अगर मैं कैंची लेकर काट देता हूं, है ना, यहां तो नहीं काट पाऊंगा, मान लो एक वृत्त है, यहां से काट दिया, यहां से काटने के बाद ये वृत्त जो है ना ऐसे फैल जाएगा, है ना। इसको घुमा के आप वृत्त बना सकते हैं। यहां से काट दिया तो ऐसे एक रेखा मिलेगी। इस रेखा की जो लंबाई है उसी को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और परिधि के साथ साथ आप क्षेत्रफल का भी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए कुछ नई बात कर लेते हैं जिसके बारे में कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। बात करते हैं वृत्तखंड की। तो ये एक वृत्त है ना। वृत्तखंड से पहले आप जान लो कि जीवा क्या होती है। जैसे जब सेंटर से, जब केंद्र बिंदु से कोई रेखा जा रही थी जो वृत्त को दो जगह पर प्रतिच्छेद कर रही थी ऐसे करके, तो इसको तो हम व्यास बोल रहे थे। इस वाली रेखा की बात कर रहा हूं मैं, इस वाली रेखा की बात कर रहा हूं कि ये तो व्यास था, वृत्त का ये व्यास था जो केंद्र बिंदु से होकर जा रहा था। लेकिन अगर ऐसी ही कोई रेखा जो केंद्र बिंदु से होकर ना जाए, केंद्र बिंदु से होकर ना जाए, लेकिन वृत्त को दो जगह पर प्रतिच्छेद करे, कुछ इस प्रकार से अगर कोई रेखा जा रही है, ऐसा कुछ जो केंद्र से नहीं होके जा रही है, लेकिन क्या वृत्त को दो जगह पर प्रतिच्छेद कर रही, तो इसको हम कॉर्ड बोलते हैं या जीवा बोलते हैं। इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? जीवा या कॉर्ड। आ रही बात समझ में? अब ये जो जीवा है ना, अच्छा इसको भी हम जीवा बोल सकते हैं,
है ना, क्योंकि ये भी तो दो जगह पर वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको भी जीवा आप बोल सकते हैं। ये इसके दो नाम, व्यास या सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास होती है। बहुविकल्पी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो उसका नाम है व्यास। सबसे बड़ी यही है, और जितनी भी जीवा बनाएंगे इस व्यास से छोटी ही होगी 100%। तो मैं बता रहा था कि ये जो जीवा है ये वृत्त को दो भाग में विभाजित कर रहा है। जैसे ये वृत्त हो गया और ये इसकी एक जीवा हो गई, तो ये जीवा जो है वृत्त को दो भागों में तोड़ रहा है। देख रहे हो ना, एक नीचे वाला भाग, एक ऊपर वाला भाग। इन्हीं भागों को अब देखो, ये भाग कौन कौन से हैं? एक तो आपको दिख रहा है कि सर इसको आपने जीवा बताया है, और ये जो नीचे का भाग है, ये वाला भाग, मतलब इस परिधि का कोई भी छोटा सा टुकड़ा, इसको हम चाप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। तो जीवा और चाप के बीच का ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। तो यहाँ पर आपको दो वृत्तखंड दिख रहे होंगे, एक तो ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला वृत्तखंड भी तो है। ये भी तो एक वृत्तखंड ही है, इसको भी तो हम वृत्तखंड बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी एक जीवा है और ये पूरा का पूरा जो व्हाइट कलर से दिख रहा है वो चाप है। मतलब एक जीवा एक छोटा चाप, यहां पर भी एक जीवा एक बड़ा चाप। तो यहां पर कुल मिलाकर कितने वृत्तखंड आपको देखने को मिल रहे हैं? कुल मिलाकर दो वृत्तखंड आपको देखने को यहां पर मिल रहे हैं। तो दोनों वृत्तखंडों का क्या एक ही नाम होगा? क्या इसको केवल हम वृत्तखंड बोलेंगे? जी नहीं। यहां पर जो आपको छोटा दिख रहा है उसका नाम दे दो लघु वृत्तखंड। इसका नाम क्या दे दिया? लघु वृत्तखंड। और जो आपको बड़ा दिख रहा है इसका नाम दे दिया क्या? दीर्घ वृत्तखंड। क्या नाम दे दिया भाई? दीर्घ वृत्तखंड। तो परिधि और चाप के बीच का जो एरिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। जैसे आपने अभी वृत्तखंड के बारे में पढ़ा है, वैसे ही दोस्त एक होता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, क्या नाम बोला मैंने? त्रिज्यखंड। सेक्टर बोलते हैं इसको। वृत्तखंड को सेगमेंट बोलते हैं और त्रिज्यखंड को क्या बोलते हैं? सेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है त्रिज्य, मतलब इसमें त्रिज्या आ रही होगी। कितनी त्रिज्याएं? दो त्रिज्याएं। तो इसका एक केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, और इसकी ये दो त्रिज्याएं हो गई। कौन कौन सी? ध्यान देना यहां पर, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, दो त्रिज्याएं। अब दो त्रिज्याएं जैसे ही बनाया मैंने, वृत्त दो भागों में बट चुका है। कितने भागों में? दो भागों में बट चुका है। कौन कौन सा भाग? ध्यान देना, दो त्रिज्या और एक ये सरकमफेरेंस, छोटा सा चाप। सरकमफेरेंस नहीं, चाप बोलेंगे। आर्क। इस चाप, ये छोटा सा जो चाप दिख रहा है और ये जो दो त्रिज्याएं दिख रही हैं, इनके बीच का ये वाला भाग जो है, इसको हम नाम देंगे किसका? त्रिज्यखंड का। किसका नाम देंगे? त्रिज्यखंड का। तो सर यहां भी तो वही वाली बात हो गई जो वृत्तखंड में हुई थी, कि ये छोटा वाला त्रिज्यखंड और ये जो ऊपर दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये भी तो त्रिज्यखंड है भाई। कैसे सर? तो यहां भी आप देखो, ये येलो कलर का एक बड़ा सा चाप हो गया, ये बड़ा सा चाप और दो त्रिज्याएं, तो ये भी दो त्रिज्याएं और एक बड़े से चाप के बीच का एरिया है। तो इसको भी नाम हम किसका देंगे? इसको भी नाम हम देंगे त्रिज्यखंड का। किसका नाम? त्रिज्यखंड का, सेक्टर का नाम। तो एक वृत्त में दो खंड है, एक नीचे वाला खंड दिख रहा है और एक ऊपर वाला खंड दिख रहा है। तो छोटे वाले को हम लघु बोल देंगे और बड़े वाले को कौन सा नाम देंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। और छोटे वाले का नाम क्या हो जाएगा भाई? छोटे वाले का नाम हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। क्लियर है ये बातें? ठीक है। अब बात ये होती है कि सर वो एक और लास्ट में था कि अर्धवृत्तीय भाग किसे कहते हैं? अर्धवृत्तीय भाग इसको बोलेंगे जब डायामीटर बना दो, इसका व्यास बना दो, और नीचे का ये भाग, नीचे का ये वाला भाग अर्धवृत्तीय भाग है, ऊपर का भी ये भाग क्या है? अर्धवृत्तीय भाग है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट की बात हो गई जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आ जाते हैं यहां पर मैं सबके बारे में बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब यहां से देखो, इस चैप्टर में मेनली आपको प्रमेय जानना है। प्रमेय, जितनी भी प्रमेय है, प्रमेय जानना है, प्रमेय को सिद्ध करना भी जानना है। ऐसा नहीं है कि बस ये लाइन याद कर लिया काम हो गया। प्रमेय दो तरह से आपके एग्जाम में आएंगी, एक तो सिद्ध करना आएगा और दूसरा ये आएगा कि
सिद्ध तो करना आपको आना चाहिए, वो तो आएगा ही। दूसरा ये आएगा कि प्रश्न उठा के दे दिया, उदाहरण उठा के दे दिया आपको, और उसमें इन प्रमेय का यूज कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए। तो ये सब कुछ आज की क्लास में सीख रहे होंगे। तो स्टार्ट मेनली यहीं से हुआ है। फटाफट से स्टार्टिंग में ही दोस्त वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि हर एक जरूरी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रमेय की। यहां बोल रहा है वृत्त की बराबर जीवाएं। अभी हमने जीवा के बारे में देखा था, है ना, जिसको हम कॉर्ड बोल रहे थे। तो वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। आइए देखते हैं। तो एक वृत्त बना देता हूं मैं, और इसकी दो जीवाएं ले लेते हैं जो बराबर हैं। ये दोस्त एक वृत्त बना दिया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, है ना। एक जीवा ये हो गई, दूसरी जीवा ये हो गई। ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है वृत्त C, वृत्त का नाम है C, उसका केंद्र O है और उसकी त्रिज्या R है। वृत्त COR में जीवा AB बराबर CD। दो जीवाएं हैं AB और CD, ये वाली AB हो गई, ये वाली CD हो गई, और ये दोनों की दोनों जीवाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो जीवाएं हैं ना, ये जो केंद्र पर कोण बना रही हैं, केंद्र पर एक कोण बनवाओ इनसे, केंद्र को मान लिया O, और ये कोण, ये वाली जीवा ये कोण बनाएगी, है ना, और ये जो नीचे वाली जीवा है ये कुछ इस प्रकार का कोण बनाएगी, ये वाली। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, आपको ऐसा सिद्ध करना है। तो लिखेंगे एंगल AOB बराबर, सिद्ध करना है एंगल AOB बराबर एंगल AOB बराबर एंगल COD, ऐसा आपको सिद्ध करना है यहां पर। तो आइए समझते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे। यहां पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज AOB और एक त्रिभुज दिख रहा है COD। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देता हूं, तो आपको पता होगा, आपने त्रिभुज चैप्टर पढ़ लिया, नहीं पढ़े हैं तो पहले भाई जाओ उसको ढंग से पढ़ के आओ, क्योंकि त्रिभुज चैप्टर का यूज चतुर्भुज चैप्टर में भी होता है, वृत्त चैप्टर में भी होता है ना। तो यहां पर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करते ही मैं बाई CPCT लिख सकता हूं कि CPCT के अनुसार ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, खेल खत्म। मतलब कुल मिला के इन दोनों त्रिभुज को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। इन दोनों त्रिभुज की बातें हो रही हैं, AOB और COD की। यहां पर ये आपको पहले से ही पता है कि भाई ये AB जो है वो CD के बराबर है, ऐसा दिया है कि बराबर जीवाएं हैं। तो पहला पॉइंट लिख दिया AB बराबर CD, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है, ये तो हमें दिया है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों भुजाएं OA और OD, ये दोनों भुजाएं एक ही वृत्त की क्या हैं, ये एक ही वृत्त की रेडियस है, मतलब कि त्रिज्याएं हैं। तो लिखेंगे AO बराबर DO, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इसी प्रकार से दोस्त आप इसको और इसको भी बराबर कर सकते हैं। ये वाला इसके बराबर OB बराबर OC, OB बराबर OC, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज AOB जो है वो सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज DOC के, है ना, DOC के। क्या सही लिखा है एक बार चेक करेंगे। AB की जगह CD, AB की जगह CD आ रहा है, ठीक है। AO की जगह DO आ रहा है, OB की जगह OC आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये कौन से नियम से हुए? तो तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर हुई हैं, मतलब भुजा 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 सर्वांगसमता नियम, SSS सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार ये तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो बाई CPCT में लिख दूंगा एंगल AOB बराबर एंगल COD। ये कैसे लिख दिया? बाई CPCT। क्लियर है बातें? कोई डाउट नहीं है। फटाफट इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अब अगला थ्योरम, अगला प्रमेय क्या कहता है। प्रमेय 9.1 का विलोम है ये।
मतलब वहां पर क्या था, वहां पर हमें कोण बराबर करने थे, यहां पर कोण बराबर दिया होगा, आपको यह सिद्ध करना होगा कि जीवाएं आपस में बराबर होंगी। क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, यहां पर कोण बराबर कर दिया, तो आपको सिद्ध करना है कि वे जीवाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। वही खेल है, वही खेल है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो एक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, ठीक है, और इस सर्कल का ये हो गया केंद्र बिंदु O, केंद्र बिंदु O। यहां पर बोल रहा है दो जीवाएं हैं, बराबर नहीं है, बराबर सिद्ध करना है इनको। दो जीवाएं हैं, है ना, एक का नाम है AB और एक का नाम क्या है, CD है। इसको पूरा आपको करना है, मैं बस समझाऊंगा, है ना, कुछ काम आपको भी करना है। टीचर सब कुछ पढ़ा के चला जाएगा तो आप क्या करोगे, आप तो वैसे भी कॉपी पेन आप में से बहुत कम लोग लेकर बैठते हैं, मुझे पता है ना। प्रैक्टिस किया करो भाई, हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस किया करो। ऐसा नहीं कि बस फोन में मुझे देखने से कुछ नहीं होगा, समझ में सब कुछ आएगा, उसमें नो डाउट। लेकिन आप जब कॉपी पेन के साथ बैठोगे, प्रैक्टिस के साथ साथ आपका फोकस जो होता है वो बढ़ता है ना। इधर उधर, जैसे मोबाइल में क्या है, मोबाइल में मुझे देख रहे हो, थोड़ी देर मैं लिखने लगा, आपका ध्यान कहीं और चला गया। लेकिन जब आप कॉपी पेन के साथ बैठे हो, मैं इधर लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो, ध्यान कहीं नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन पढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। बात करते हैं इसकी। यहां पर दो जीवाएं हैं AB और CD। अब ये केंद्र पर कोण अंतरित कर रही हैं, जैसे कि AB ये वाला कोण बना रहा है, AB ये वाला कोण केंद्र पर बना रहा है, और CD जो है वो ये वाला कोण केंद्र पर बना रहा है। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। दोनों के दोनों कोण आपस में बराबर हैं। आपको सिद्ध ये करना है कि जीवाएं बराबर होंगी। यहां भी वही काम कर दो, यहां भी आपको क्या करना है, यहां भी इन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम सिद्ध कर देना है। अब सर्वांगसम कैसे सिद्ध करना है मैं बताऊंगा, लेकिन आपको करना है सर्वांगसम। इसको इस प्रकार से करेंगे कि ये वाला इसके बराबर हो गया, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक बात मिल चुकी है। दूसरी बात क्या है कि ये वाली जो भुजा है OB वो OC के बराबर है, कारण यहां भी आप वही देंगे कि ये भी दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तीसरी बात क्या, तीसरी बात ये है कि ये वाला कोण सर इस कोण के बराबर है। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम हो चुके हैं। बाई CPCT आपको लिख देना है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। बात खत्म, बात खत्म। अब कुछ नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, और बात करेंगे प्रमेय संख्या 9.3 की। यहां क्या दिया है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10th क्लास में भी सेम टू सेम आपको यह पढ़ने को मिलेगा। ये वाला प्रमेय है, इसका बहुत यूज है, बहुत यूज है। बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा AB पर डाला गया लंब OM जीवा AB को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, मतलब AM बराबर BM आपको सिद्ध करना है यहां पर, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। यहां पर दिया है वृत्त COR जिसमें ये जो OM है ये लंब है किस पर, जीवा AB पर। ऐसा आपको पहले से ही दिया है। अब यहां पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो लंब है OM वो जीवा AB को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना है तो समद्विभाजित का मतलब दो बराबर बराबर भागों में, मतलब AM बराबर BM हमें सिद्ध करना है। तीसरी बात, अब उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में क्या करेंगे आप, यहां पर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कैसे करेंगे, त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज BMO में, त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज BMO में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। अब इसमें जल्दी से मुझे तीन बातें बताओ जो आपस में बराबर हैं। सर ये वाला लिख दो ना, OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। क्या पहला क्या हो गया, OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा पॉइंट जल्दी से ढूंढ के बताओ, दूसरा पॉइंट सर ये OM दोनों में आ रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। OM बराबर OM उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ। तीसरी बात बताओ मुझे जल्दी, तीसरी बात ये लिख दो कि ये लंब है, OM AB पर लंब है, ये 90, ये भी 90 डिग्री का कोण। तो OMA बराबर, तीसरा पॉइंट क्या, एंगल OMA बराबर एंगल OMB 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक,
ठीक है, एकदम बढ़िया। कौन सा नियम लग रहा है जरा बताना, जब तक मैं इन त्रिभुजों को सर्वांगसम लिखता हूं। नियम ढूंढ के बताओ जल्दी से कौन सा लग रहा है। त्रिभुज AMO सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज BMO के, और ये कौन से नियम से, तो RHS नियम से। RHS क्यों, क्योंकि एक 90 डिग्री का कोण, एक उसके सामने की भुजा कर्ण मिल चुका है और एक अतिरिक्त भुजा मिल चुकी है, मतलब R फॉर राइट एंगल 90 अंश का कोण, H फॉर हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण, और S फॉर साइड अतिरिक्त भुजा। क्लियर है, तो ये सारी चीजें मिल रही हैं। बाई CPCT मैं लिख सकता हूं, बाई CPCT AM बराबर BM। देखो ना यहाँ पे AM और BM की पोजीशन पहले दूसरे नंबर पर है, तो यहीं लिख दो AM बराबर हो चुका है BM बाई CPCT। क्लियर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट, बढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखते हैं प्रमेय संख्या 9.4। इसी का विलोम होगा। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जो है वो जीवा पर लंब होती है। अब यहां पर आपको 90 अंश का कोण सिद्ध करना है कि ये लंब है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां पहले से ही दिया है कि जीवा समद्विभाजित हो रही है, मतलब ये वाला भाग बराबर है इस वाले भाग के। पिछले वाले में क्या था, जब लंब दिया था तो इन दोनों को बराबर सिद्ध करना था। यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि इन दोनों को बराबर दे दिया पहले से ही। अब सिद्ध करो कि केंद्र से जो रेखा आ रही है वो लंब है इस पर। कैसे करेंगे इसको ध्यान देना एक बार। यहां पर लिखेंगे दिया है ये सब आप लिख लेना, दिया है तो समझ ही गए। उपपत्ति बताता हूं सीधे। इन दोनों त्रिभुज को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। त्रिभुज AMO तथा BMO में, त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज BMO में, इन दोनों त्रिभुज की बात कर लेते हैं। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, कैसे क्या करना है ये सब कुछ देख रहे होंगे। जल्दी देखिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या सर, AM बराबर BM, AM बराबर MB, BM से ज्यादा अच्छा MB, मैग्नेट ब्रेन्स है ना। AM बराबर BM लिख देंगे। ऐसा क्यों, AM बराबर BM क्यों, दिया है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो आपको पता है कि AM बराबर BM। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ये दोनों में है, उभयनिष्ठ है। OM बराबर OM, ये जो भुजा है वो भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, इसको लिख दिया। तीसरी बात क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं AO बराबर BO, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। क्लियर है ये बातें, कोई डाउट वाली बात, एक ही वृत्त की क्या है ये त्रिज्याएं हैं, तो इनको भी मैंने बराबर करा दिया। कौन सा नियम लग रहा है जल्दी से देखकर बताएंगे, तो मैं लिख दूंगा यहां पर त्रिभुज AMO सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज BMO के कौन से नियम से, तो SSS भुजा कसौटी के अनुसार। क्लियर है बातें, ठीक है। तो बाई CPCT क्या लिख सकते हैं, बाई CPCT हम ये लिखेंगे सबसे पहले कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। सर बराबर तो करना नहीं था आपको, तो 90 डिग्री प्रूव करना था, अभी करेंगे। पहले ये लिखो कि बराबर है। CPCT से आप 90 नहीं लिख सकते हो ना, डायरेक्ट यही लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले दोनों बराबर हैं। एंगल AMO बराबर एंगल BMO बाई CPCT, समीकरण संख्या 1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब देखो 90 डिग्री प्रूव करने का रूल ही यही है कि सबसे पहले दोनों कोणों को बराबर करो, फिर आप दिखाओ कि दोनों कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। तो AB एक सरल रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल AMO प्लस एंगल BMO, इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। क्यों हो जाएगा, रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार। क्यों हो जाएगा भाई, रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो AMO को AMO रहने दो, BMO की जगह पर दोनों को एक जैसा बना लो, इसकी जगह पर भी AMO लिख दो 180 के बराबर। ये 2 बार AMO आ गया, 2 बार AMO 180 के बराबर,
तो यहां से आप देख पाएंगे AMO का जो मान आ गया 180 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि ये 90 डिग्री के बराबर आ चुका है। और जब AMO का मान 90 डिग्री के बराबर आ चुका है तो यहां से ऑटोमेटिक सिद्ध हो चुका है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब OM जो रेखा है वो AB रेखा के ऊपर क्या है, लंब है। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट। तो देखो ये प्रमेय होता क्या है, आप लोग प्रमेय देखते ही पता नहीं क्यों घबरा जाते हो। प्रमेय में कुछ नहीं है भाई, उसको समझो, 1 से 2 बार प्रैक्टिस, बात खत्म। करना क्या है, त्रिभुज को सर्वांगसम तो सिद्ध करना है। क्या कुछ मैं बहुत खतरनाक काम कर रहा हूं? नहीं, है ना। तो होता क्या है कि अपनी बुक्स में भी, NCERT में या और भी कोई बुक आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी इनको सिद्ध करना बड़ा ही खतरनाक तरीके से लिखा होता है, वो मैं बात समझ रहा हूं। लेकिन यहां मैं जिस हिसाब से समझा रहा हूं उस हिसाब से समझेंगे, आपको सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में भी आएगा और आप एग्जाम में कर भी पाएंगे। लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, जो भी मैं प्रमेय करा रहा हूं, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, इनको आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा बैठ के, है ना। ऐसा नहीं कि सर ने पढ़ा दिया, समझ में आ गया, छोड़ दिया, नहीं, कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, यहां पर एक वृत्त है, एक जीवा है, इसी जीवा की आपसे लंबाई पूछी जा रही है जो केंद्र से कितनी दूरी पर है, केंद्र से ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। याद रखना दूरी हमेशा लंबवत होती है, मतलब ये जो दूरी हमने OM निकाला है वो यहाँ पर 90 अंश का कोण भी बना रही होगी। वृत्त की त्रिज्या ऑलरेडी आपको पता है 10 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम है OMA, जिसका नाम क्या है, OMA। तो त्रिभुज OMA में पाइथागोरस लगा दो, OMA में, त्रिभुज OMA में पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा AO, AO का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा बराबर AM के स्क्वायर के प्लस किसके, OM के स्क्वायर के। AO का स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है 10, 10 का स्क्वायर बराबर AM नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस OM का मान आपको 6 पता है तो 6 का स्क्वायर कर दिया। क्लियर है बातें? 10 का स्क्वायर हो गया 100 और ये 6 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया 36 बराबर AM का स्क्वायर। तो AM का स्क्वायर का मान 100 माइनस 36 मतलब कि 64 आ गया। और यहां से दोस्त AM का जो मान आएगा √64 मतलब कि 8 सेंटीमीटर आपका AM का मान आ चुका है। कौन सा, यहां से लेके यहां तक कितना, 8 सेंटीमीटर। अब आपको पहले से ही पता है कि अगर वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर लंब डाला जाता है तो लंब को समद्विभाजित करती है, मतलब ये 8 हुआ तो ये भी 8 होना पड़ेगा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि AB जो है ना वो इस AM का 2 गुना है, इस AM का 2 गुना है, मतलब 2 गुणे 8, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा कितना, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है बातें? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और बढ़ेंगे आगे। तो ऐसे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल देखने को मिलते रहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां क्या दिया है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या ये वाली 10 सेंटीमीटर हो गई और ये वाली 8 सेंटीमीटर हो गई। ये वाली कितनी, 8 सेंटीमीटर हो चुकी है तथा वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तथा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये बीच में देखो एक दूसरे को दोनों वृत्त यहाँ P और Q पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और जो उभयनिष्ठ जीवा PQ है इसकी लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो याद रखना जब 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। पूरा 12 है तो ऊपर का 6 और नीचे का 6। क्लियर है बातें? एक बार ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये बात अगर याद नहीं रखोगे ना तो आपको पहले बहुत सारा काम करना पड़ेगा, कम से कम आपका 1.5 पेज एक्स्ट्रा सर्वांगसम करने में चला जाएगा। तो ये बात सीधे याद रखो। फिर से मैं बता रहा हूं कि 2 वृत्त अगर एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जीवा को लंब समद्विभाजित करती है। जीवा को क्या करती है, लंब समद्विभाजित, मतलब कि यहाँ 90 अंश का कोण भी बनाती है और इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांट देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तब उनके केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब कि आपसे OO डैश पूछ रहा है, OO डैश का मान कितना आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है।
यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बात लिख लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर, हमें समझ में तो आ गया सर कि ये दोनों बराबर हैं, 6 हो जाएंगे, लेकिन इसको लिखना भी तो है, तो लिखेंगे कि PQ जो है वो आधे PL, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, पहले ये लिख लो, दो वृत्त अगर एक दूसरे को, यदि एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो है, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या करती है, जीवा को लंबवत समद्विभाजित करती है, जीवा को लंबवत समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। तो यहां हमें दिया है कि जो उभयनिष्ठ जीवा है उसकी लंबाई जो है PQ वो 12 सेंटीमीटर के बराबर है, PQ क्या है, 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मुझे बताना कि ये इसका आधा भाग PL कितना हो जाएगा, तो PL जो हो जाएगा वो PQ का आधा हो जाएगा, मतलब कि आधा हो जाएगा 12 का, मतलब कि 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर के बराबर, 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये लाइन आपको जरूर याद रखनी है, नहीं याद रखोगे तो पता है क्या होगा, नीचे भी एक त्रिभुज बनाओगे, फिर पहले ऊपर वाले और नीचे वाले त्रिभुज को सर्वांगसम करोगे, फिर इन दोनों को सर्वांगसम करोगे, बहुत ही लंबा ड्रामा हो जाता है वो, है ना। तो इससे अच्छा आप ये प्रमेय याद रखो भाई, टाइम भी बचेगा और गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे। अब ये ऊपर वाला एक त्रिभुज पकड़ लेंगे, कौन सा, OPL, ये वाला त्रिभुज, और इसमें पाइथागोरस लगाएंगे आप, तो लिखेंगे त्रिभुज OLP में, त्रिभुज OLP में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर बराबर OL का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर, OL का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर। OP कितना है 10, 10 का स्क्वायर बराबर OL कितना है नहीं पता, कोई बात नहीं, PL स्क्वायर कितना है, PL कितना है 6, 6 का स्क्वायर। यहां से आप OL स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये 6 स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। OL स्क्वायर का मान आ चुका है 64, तो OL का मान आ जाएगा √64, मतलब कि 8 सेंटीमीटर। कितना, 8 सेंटीमीटर। कौन सा 8 आ गया, ये वाला मान आ चुका है 8 सेंटीमीटर। जिस प्रकार से आपने OL निकाला उसी प्रकार से क्या निकालेंगे, O'(L). O'(L) के लिए कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें, त्रिभुज PLO' में, त्रिभुज PLO' में, इसमें भी पाइथागोरस लगाइए एक बार। तो पाइथागोरस देखो 90 अंश के सामने कर्ण होता है, ये 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा PO' का स्क्वायर बराबर PL स्क्वायर प्लस LO' का स्क्वायर, PL का स्क्वायर प्लस LO' का स्क्वायर। PO' 8 पता है तो 8 का वर्ग बराबर PL 6 पता है तो 6 का वर्ग प्लस LO' का वर्ग, LO' का वर्ग। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहां पर बच गया LO' का स्क्वायर। LO' का जो स्क्वायर निकल के आ रहा है हमारे सामने 14 - 6 8 और 5 - 3 2 28 आ रहा है, लेकिन हमें LO' चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये रूट में आ जाएगा और इसका मान आ जाएगा 5.26 सेंटीमीटर। √28 का मान आपको भाग विधि से निकालना आता होगा ना, ऐसे करके जो हमें 8th क्लास में सिखाया गया है, ऐसे निकाल लेना आप, तो यही आएगा लगभग 5.26 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास ये भी आ चुका है 5.26, यहां से यहां तक पूछा है तो इन दोनों को जोड़ दो, यहां से यहां तक 8, यहां से यहां तक 5.26, तो लिखेंगे OO' बराबर 8 प्लस 5.26, मतलब कि 8 5 13.26 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बातें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। संलग्न आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, A, B, C और D 4 प्रतिच्छेदन बिंदु L पर स्थित हैं, A, B, C, D। यदि AB का मान, AB नहीं है ये AD है, AB की जगह आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर AD,
यहाँ पर डी है, AD बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से लेकर यहां तक AD ये पूरा 12 है और BC कितना है, 8 है, ये 8 है। तो AB तथा CD का मान आपसे बोल रहा है कि AB और CD इन दोनों का मान कितना कितना हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको। बात करते हैं, सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है उसको नोट कर लें। AD का मान 12 सेंटीमीटर है और BC का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये तो आपको पहले से ही पता है। यहां पर एक रचना करेंगे, O से, बिंदु O से रेखा L पर एक परपेंडिकुलर OM डाल देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे रचना। रचना में क्या है, OM परपेंडिकुलर डाल दिया रेखा L पर। क्लियर है बातें। अब जैसे कि OM जो है वो BC पर भी परपेंडिकुलर है, लंब है ना। OM जो है वो BC पर भी लंब है और केंद्र से डाला गया लंब जो है वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो लिखेंगे OM परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, है ना, BC के ऊपर। और हमें पता है कि केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ये बात तो क्लियर ही है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि BM बराबर क्या, CM। समीकरण संख्या 1। जब ये इस पर लंब आ गया, ये पूरा BC था, जब इस पे लंब डाल दिया तो ये वाला भाग BM और ये वाला भाग CM आपस में क्या, बराबर हो जाएंगे। जिस प्रकार आपने BC के लिए किया, मतलब छोटे वाले सर्कल के लिए किया, वैसे ही बड़े वाले सर्कल, बड़े वाले वृत्त के लिए करेंगे। AD पर कौन लंब है, OM लंब है। तो लिखेंगे OM परपेंडिकुलर है AD पर, OM परपेंडिकुलर है AD पर। और यही बात, यहां भी यही बात कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये AM जो है वो DM के बराबर हो जाएगा, AM बराबर DM। और इसको बना देंगे समीकरण संख्या 2। 1 और 2 में से 1 को घटाएंगे जब आप, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, 1 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे यहां पर, घटाने पर तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में से इसका लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि AM माइनस BM कर देंगे, AM माइनस BM। और इसी प्रकार से इसके राइट हैंड साइड DM में से CM को माइनस कर देंगे, DM में से CM को माइनस कर देंगे। जब आप AM में से BM को माइनस करते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा AM है, इसमें से BM को माइनस कर दिया तो यहाँ पर AB बचेगा और यहाँ पर इसी प्रकार से CD बचेगा। ऐसा एक क्वेश्चन NCERT में है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, शायद प्रश्नावली 9.2 का, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन हमें सर वैल्यू दी हुई है तो वैल्यू से कैसे करना है वो अब सिखाऊंगा मैं। ध्यान देना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा कितना था, ये पूरा का पूरा कितना था, 12। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका 6। मतलब कि AM बराबर कितना है, 6 है ना। AM बराबर DM है, मतलब ये भी 6 है और ये भी 6 है। इसी प्रकार से यहां से BM बराबर CM है, तो पूरा का पूरा कितना था, 8 था क्या, 8 था, हाँ पूरा 8 था। तो इतना कितना हो गया, BM कितना हो गया, 4। तो AM माइनस BM, AB कैसे मिलेगा आपको, AB कैसे मिला था, AM में से BM को घटाने पर, मतलब 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 ये कितना आ चुका है, 2 सेंटीमीटर। जितना AB आएगा उतना ही CD आएगा, तो AB 2 आ गया तो CD भी कितना आ जाएगा आपका, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है बातें, कोई डाउट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात करेंगे अब हम प्रमेय संख्या 9.5 की। प्रमेय संख्या 9.5 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। एक वृत्त की या सर्वांग समवृत्तों की, चाहे एक वृत्त की बात हो अंदर की, या तो 2 वृत्त अलग अलग हैं बराबर त्रिज्याओं के, बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। वृत्त की जो बराबर जीवाएं हैं वो केंद्र से क्या होती हैं, समान दूरी पर होती हैं। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहां पर ये फिगर कैसे बना, एक बार यहां पर मैं बता देता हूं। एक वृत्त है, इस वृत्त की 2 समान जीवाएं हैं। एक जीवा का नाम मैंने PQ रख दिया है और दूसरी जीवा का नाम मैंने AB रख दिया है। ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर लंबाई की हैं, मतलब AB बराबर PQ आपको पहले से ही दिया है।
अब आपको यह सिद्ध करना है कि जो अगर ये दोनों जीवाएं समान हैं, बराबर लंबाई की हैं, तो केंद्र से समान दूरी पर होंगी। मतलब केंद्र से इनकी जो दूरी है, मान लो केंद्र O है, तो इनकी जो दूरी है, इसकी दूरी OM, दूरी हमेशा लंबवत होती है, और इसकी दूरी मैंने मान लिया क्या, ON। तो ये जो दूरी है वो बराबर होगी, मतलब OM जो है वो ON के बराबर होगा, ऐसा आपको सिद्ध करना है। यहां पर हम कुछ रचनाएं करेंगे। रचनाएं क्या करेंगे कि OQ, OP, OA और OB इन सबको मिलाया, इन सबको क्या करना है, मिला देना है। क्लियर है बातें। अब यहां पर अपना मतलब अपने माइंड में एक तरीका होता है ना, याद कैसे रखना है, एग्जाम में आ गया तो याद कैसे रखना है ना। तो अपने माइंड में बस एक बात याद रखना, एक बात ये याद रखना दोस्त कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आप सर्वांगसम सिद्ध कर दो, काम खत्म। जब ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो मैं 22 CPCT लिख दूंगा कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, याद हो गई कि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम करना है, बात खत्म। आओ करके देखते हैं। तो ये समझ में आ गया ना वो वाला फिगर कैसे बना था। अब ये वाला फिगर मैं हटा दे रहा हूं, आइए सीधे इसकी उपपत्ति देखते हैं कि सिद्ध कैसे करना है। दिया है ये सब आप खुद से लिखेंगे, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन चल रहा है। आप पहले ये सब कुछ बिल्कुल डिटेल में देख कर आ चुके हैं। यहां पर मैं फटाफट बताऊंगा आपको कि इसको आपस में सिद्ध कैसे करना है बराबर। यहां पर ध्यान से देखें, सबसे पहले मैं जुगाड़ ये बनाना चाहता हूं कि किसी तरह से ये जो AM है ना वो NQ के बराबर मैं ले आ पाऊं। तो आपको पहले से पता है कि दोनों जीवाएं बराबर हैं। AB जो है वो PQ के बराबर है, ऐसा हमें दिया हुआ है, ऐसा हमें दिया हुआ है। अब दोनों तरफ अगर मैंने आधा कर दिया, 1/2 से दोनों तरफ गुणा कर दिया, आधा AB आधा PQ। आधे AB को चाहे मैं AM लिख दूं चाहे मैं BM लिख दूं, ऐसा क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये AM और BM दोनों आपस में बराबर हैं। तो आधे AB को मैं क्या लिख दूंगा, AM, जिसकी मुझे जरूरत है, और आधे PQ को, यहां AM की जरूरत थी और यहां पर किसकी जरूरत है, NQ की। ये देखो पूरा पूरे के बराबर है, तो आधा आधा ये भी बराबर, आधा आधा ये भी बराबर, ये चारों के चारों भाग ही आपस में बराबर हैं। लेकिन मुझे बस दिखाना है कि ये वाला भाग इस भाग के बराबर है और कुछ नहीं। तो PQ, आधे PQ को लिख दूंगा मैं NQ, समीकरण संख्या 1। और यहाँ कारण खुद से लिख देना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो एक चीज मुझे मिल चुका है। अब मैं लिखूंगा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करूंगा, AMO, त्रिभुज AMO तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है भाई, ONQ में, ONQ में। तीन बातें जल्दी से, तीन बातें। पहली बात तो यही लिख दो जो ऊपर लिखे हो, AM बराबर NQ, AM बराबर NQ। ये हमें दिया है नहीं, दिया है नहीं, समीकरण संख्या 1 से, समीकरण 1 से ये हमने ऊपर सिद्ध कर दिया। ये बात क्लियर है कि ये AM जो है वो NQ के बराबर है, OA बराबर OQ। क्यों? OA बराबर OQ। कारण खुद से लिखेंगे आप, क्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। कारण में क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये। तीसरी बात कि ये 90 डिग्री का कोण, और यहां भी ये वाला 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां पर लिख दो आप क्या, AMO बराबर ONQ, AMO बराबर ONQ या QNO, 90 डिग्री प्रत्येक। ये तीन बातें हो चुकी हैं। ठीक है, कौन से थ्योरम से, कौन से प्रमेय से दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में सर्वांगसम होंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज AMO सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज QNO के, त्रिभुज QNO के RHS। क्यों RHS? एक 90 डिग्री, एक कर्ण और एक अदर अतिरिक्त भुजा। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। तो 22 CPCT आप लिख सकते हैं कि ये OM जो है वो ON के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखो, OM और ON एक ही जगह पर आ रहे हैं, तो 22 CPCT लिख देंगे, OM बराबर ON 22 CPCT। इसका मतलब भी यही हो गया, इसका मतलब भी यही हो गया कि ये OM और ON आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों बराबर जीवाएं केंद्र से क्या हैं, समान दूरी पर हैं या समदूरस्थ हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे आगे।
इसी का जस्ट अपोजिट है, विलोम है। यहां पर क्या दिया है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, ये एक वृत्त बना दिया, ये एक वृत्त बना दिया, और इसके केंद्र से जो समदूरस्थ जीवाएं हैं, मतलब ये वाली जीवा और ये वाली जीवा, मैंने मान लिया कि ये दोनों समान दूरी पर हैं। ये दोनों जीवाएं क्या हैं, समान दूरी पर हैं। समदूरस्थ जीवाएं जो हैं वो लंबाई में भी समान होंगी। मतलब अभी आपको दूरी समान करना था पिछले वाले में, इस वाले में ये दूरियां समान दी हुई हैं, आपको जीवाओं की लंबाई को समान दिखाना है। मतलब आपको सिद्ध करना है कि ये जो AB है वो CD के बराबर होगा। ये मैं समझाऊंगा, करना आपको है। कैसे, ध्यान देंगे यहां पे। O से इन सबको मिला दो, जैसे पिछली बार मिलाया था, O से इन सबको मिला दिया, इतना कर लोगे। इन दोनों त्रिभुज को आप सर्वांगसम सिद्ध कर लोगे। कैसे, ये भी बता देता हूं। OA बराबर OC, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और ये लंबाई की बात हो रही तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी ठीक है। और तीसरी बात क्या, कि इनकी ये लंबाइयां जो है बराबर दी हुई थी, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर। RHS से आपने इन दोनों त्रिभुजों को, इसको और इसको, क्या कर दिया, सर्वांगसम कर दिया। सर्वांगसम करने के तुरंत बाद आप बाई CPCT क्या लिख सकते हैं, आप बाई CPCT लिख सकते हैं कि ये AM जो है वो CN के बराबर है। CPCT से AN जो है वो CN के बराबर है। उसके बाद दोनों तरफ 2 से गुणा कर देना, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो AM का डबल AB और CN का डबल CD सिद्ध करना है। तो AM का डबल जो हो जाएगा वो AB हो जाएगा, और इसी प्रकार से CN का 2 गुना क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्त ये हम सिद्ध कर पाएंगे। तो ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। बढ़ते हैं आगे और देखेंगे हम प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाले व्यास से बराबर कोण बनाए। बोल रहा है कि 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं हैं AB और CD, और ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु P है, यहां से अगर केंद्र को मिला दिया तो ये केंद्र के साथ बराबर कोण बना रही है। केंद्र के साथ क्या, बराबर कोण बनाए, तब सिद्ध कीजिए कि ये दोनों जीवाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। इसके लिए मैं बहुत छोटा सा काम करूंगा। आपको ये दोनों जीवाएं AB और CD, ये दोनों की दोनों जीवाएं आपको बराबर सिद्ध करनी है। अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों की दोनों जीवाएं AB और CD केंद्र से बराबर दूरी पर हैं। अब केंद्र से कोई 2 जीवा अगर बराबर दूरी पर है तो कहने का मतलब वो अपने आप सिद्ध हो चुका है कि दोनों जीवा क्या होंगी, बराबर होंगी। अभी हमने पढ़ा ना कि अगर 2 जीवाओं की लंबाइयां बराबर हैं तो वो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी। तो अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, तो आप बोल सकते हो ना कि हां, अगर ये केंद्र से बराबर दूरी पर हैं तो दोनों जीवाओं की लंबाइयां भी क्या होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। आइए इसको करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां से एक रचना करेंगे, O से इस पर एक लंब डालेंगे और एक इस पर लंब डालेंगे MN। जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है OMP ONP, इन दोनों को सर्वांगसम कर दो और बाई CPCT आप सिद्ध कर दो कि OM बराबर ON, मतलब इन दोनों जीवाओं की जो लंबाई दूरियां हैं केंद्र से वो दोनों बराबर हैं, तो दोनों जीवाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो लिखेंगे त्रिभुज OMP, त्रिभुज OMP तथा त्रिभुज ONP में पहले इन दोनों त्रिभुज को आप सर्वांगसम करेंगे। यहां पर लिखेंगे, यहाँ 90 डिग्री का कोण तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जो दूरियां होती हैं वो 90 अंश ही होता है यहाँ पे, है ना। एंगल OMP बराबर ONP, ONP क्या, 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक। दूसरी बात क्या लिखोगे, दूसरी बात लिख दो OP OP, OP बराबर OP उभयनिष्ठ। तीसरी बात क्या लिखोगे भाई, तीसरी बात ये वाला कोण बराबर दिया हुआ है कि ये जो कोण है MPO और NPO, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। MPO बराबर एंगल NPO, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है कि ये केंद्र के साथ बराबर कोण बनाते हैं। आ रही है बात समझ में, 3 बातें मिल चुकी। कौन सा नियम लग रहा है, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड नियम लग रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज OMP
सर्वांगसम है त्रिभुज OMP सर्वांगसम है त्रिभुज ONP के कौन से नियम के अनुसार? तो AAS कोण कोण भुजा, देखो ना 90 डिग्री वाला कोण, ये छोटा सा कोण और ये बीच वाली भुजा, बीच वाली ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, तो कोण कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम। और बाई CPCT लिख देंगे OM बराबर ON, OM बराबर ON बाई CPCT, है ना। तो हमने देखा कि दोनों जीवाएं, क्या नाम है जीवाओं का? AB तथा CD, AB तथा CD केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, अतः इसलिए दोनों जीवाएं बराबर होंगी, दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, बराबर हैं। तो ये आपको सिद्ध करना था। तो देखा आपने कितना जरूरी है प्रमेय को याद रखना। अगर आपको यही नहीं पता होता कि हमें बस छोटी सी बात सिद्ध कर दो कि इन दोनों जीवाओं की जो केंद्र से दूरी है वो बराबर है, तो जीवाएं अपने आप बराबर हो जाती हैं। तो ये प्रमेय आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। बात करते हैं आगे, तो बात कर लेते हैं प्रमेय संख्या 9.7 की। यहां दिया है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे 3 केस बनते हैं भाई। यहाँ पर 3 केस कौन कौन से बनेंगे ध्यान दीजिए। जैसे कि पहला केस यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूं। यहां पर बोल रहा है कि किसी चाप द्वारा, एक छोटा सा चाप ले लेते हैं। ये मैंने एक छोटा सा चाप ले लिया, यहां से लेके यहां तक ये छोटा सा चाप ले लिया। बोल रहा है किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र है अपना, ये केंद्र O है। तो बोल रहा है केंद्र पर अंतरित कोण, यहां से इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बनाओ, एक केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब इस कोण की बात कर रहा है। बोल रहा जो केंद्र पर अंतरित कोण है ना, वो वृत्त के किसी और भाग पर अंतरित कोण के, तो वृत्त के किसी और भाग पर मतलब शेष परिधि पर अंतरित कोण के इस वाले कोण का दोगुना होगा। ये जो केंद्र वाला कोण है ना, ये वाला, ये वृत्त के किसी और भाग पर मतलब शेष परिधि पर बने कोण के दोगुना होगा। तो आपको सिंपल सा यहां ये सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला जो केंद्र पर बना है, इस कोण का दोगुना होगा। अब ये जो परिधि आपको दिख रही है, मान लो परिधि का नाम मैंने AB दे दिया। AB जो आपको परिधि दिख रही है, ये वाली, ये लघु परिधि है, छोटी परिधि है। हो सकता है ये अर्धवृत्त जैसी परिधि हो, मतलब अर्धवृत्त बना दो एक, मतलब इसी का भाई बना दो एक, ऐसा कुछ ध्यान देंगे यहाँ पे। दूसरा केस कुछ इस प्रकार से बना दिया मैंने कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो परिधि है वो आधे आधे में है, पूरा परिधि जो है वो आधे आधे में है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो यहां पर जो केंद्र पर कोण बनेगा, केंद्र पर कौन सा कोण बनेगा ध्यान दीजिए। यहां पे केंद्र पर जो कोण बनेगा ये वाला, और वृत्त के शेष परिधि पर जो कोण बनेगा, शेष परिधि का मतलब क्या कि ये व्हाइट वाला पार्ट, ये तो परिधि है, यही कोण बना रही है, यही वाली परिधि एक बार केंद्र पर कोण बनाई और एक बार शेष परिधि के ऊपर कोण बनाएगी, ऐसा शेष परिधि के ऊपर यही वाला कोण बनाएगी। तो उसी का भाई है ये, दोनों एक ही जैसे केस हैं, दोनों में नियम भी एक ही लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये सर व्यास बन गया, ये जो परिधि है अर्धवृत्त की परिधि है, तो ये तो व्यास बन गया, मतलब यहां पर 180 डिग्री का कोण हो रहा होगा, तो ये 90 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा एक प्रमेय अभी आगे देखने को आपको मिलेगा भी कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। तीसरा केस, जब ये दीर्घ परिधि बन जाएगी तब क्या होगा। तीसरा केस ध्यान देंगे यहाँ पे। तीसरा केस कौन सा बात कर रहा था मैं, तीसरा केस ये वाला, कि जब ये दीर्घ परिधि हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से परिधि आपको दिख रही है, आधे से भी ज्यादा, आधे से भी ज्यादा, कुछ इस प्रकार की परिधि, है ना। ये देखो आधे से ज्यादा परिधि दिख रही है, ये केंद्र पर एक कोण बनाएगी, एक कोण कहां बनाएगी, केंद्र पर बनाएगी, है ना। तो केंद्र वाला कोण बना देते हैं एक बार यहां से। ये वाली जो चाप है बड़ा सा, ये एक कोण केंद्र पर बना रहा है, और एक जो शेष परिधि है, बची हुई परिधि है, ये व्हाइट वाला पार्ट, एक कोण यहां पर बना रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा केस जो होता है डिफरेंट होता है। तीनों का प्रूव नहीं करना आपको, तीनों को सिद्ध नहीं करना है, सिद्ध केवल ऊपर वाले को करना है। सिद्ध हम केवल ऊपर वाले को करेंगे, बाकी आप अभी समझ जाएंगे कि किस प्रकार से करना है। यहां पर एक रचना करेंगे, यहां पर दोस्त एक रचना करेंगे, ध्यान देंगे रचना क्या होगा। रचना ये होगा
कि यहां से इस बिंदु से एक सीधी रेखा खींचेंगे जो ऐसे कुछ होकर आएगी। ये क्या किया, इसको दो त्रिभुज में बांट दिया, एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला। यहां पर इन त्रिभुजों का नाम लिख देते हैं ए बी, ये हो गया अपना बिंदु सी और कुछ नहीं, ठीक है। और यहां पर ओ तो लिखा ही है, यहां पर भी एक बिंदु लिख लो पी, ये बिंदु पी है। देखना उसी में बस सिद्ध कराऊंगा, बाकी सब में क्या करना है अभी बात की बात है। पहले देखो सिद्ध कैसे करते हैं कि ये वाला जो कोण है इसका दोगुना है, कैसे सिद्ध करेंगे। तो मैंने बताया कि यहां पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, AOC इधर वाला त्रिभुज और BOC उधर वाला त्रिभुज। आपको एक थ्योरम पता होगी कोई त्रिभुज है, इसका जो बहिष्कोण होता है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, बहिष्कोण होता है, ये सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इस कोण को निकालना है तो इसको और इसको जोड़ दो, इन दोनों का योगफल जो होता है इस बहिष्कोण के बराबर होता है। तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो बात करेंगे यही वाला थ्योरम, यही वाला प्रमेय इसमें लगाओ, इसमें लगाओ। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में, अगर त्रिभुज AOC की मैं बात करता हूं AOC में, तो AOC में ध्यान से देखो ये वाला इसका बहिष्कोण है, ये वाला AOC का ये वाला बहिष्कोण है, AOP ये वाला कोण जो है इसका बहिष्कोण है। तो लिखेंगे एंगल AOP त्रिभुज AOC का बहिष्कोण है। आ रही बात समझ में, क्या है ये इसका बहिष्कोण है। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, बहिष्कोण तो होगा ही। अब ये इसका बहिष्कोण है तो ये इसके सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा, मतलब इसके और इसके योगफल के बराबर होगा, इतना प्लस इतना, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल AOP बराबर, एंगल AOP बराबर एंगल OAC, एंगल OAC मतलब ये वाला एंगल OAC, ये वाला एंगल, और इस एंगल का नाम OCA, इस वाले एंगल का नाम क्या है OCA। यहां पर कारण आप खुद से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, और इसको समीकरण संख्या 1 बना देंगे। जो काम आपने इधर वाले त्रिभुज में किया है वही काम आप उधर वाले त्रिभुज में करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए यहां पर। तो लिखेंगे त्रिभुज, इसका बहिष्कोण क्या है BOC में, त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC का बहिष्कोण क्या हो जाएगा, जल्दी देख के बताओ, BOC में। तो इसमें ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इसका बहिष्कोण होगा, इस वाले त्रिभुज का BOP। तो एंगल BOP त्रिभुज BOC का बहिष्कोण है, BOC का बहिष्कोण है। क्लियर है बातें। अब जब ये बहिष्कोण होगा तो ये सुदूर अंतःकोण, मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं हम एंगल BOP जो हो जाएगा वो सुदूर अंतःकोण, मतलब OBC, एंगल OBC प्लस एंगल BCO, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। कारण वही लिख देंगे कि त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं आपस में, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले एक काम करो, इन दोनों समीकरण को जोड़ लो। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो AOP प्लस BOP ये आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा OAC प्लस OCA प्लस OBC प्लस BCO, ये समीकरण 3 बना दिया। कुछ नहीं किया, बहिष्कोण लगाया और दोनों समीकरण को जोड़ के छोड़ दिया। अब ध्यान देना, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे यही सीखना है आपको। और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। फिर से आ जाना यहां पर इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज OAC में,
इस वाले त्रिभुज में आप देख पाएंगे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो इन दो ये जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने का जो कोण होगा, मतलब इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज OAC में OA बराबर OC, OA बराबर क्या OC, तो इनके सम्मुख समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। OA के सामने OCA और OC के सामने OAC भी बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में उधर वाले में BOC में आप देखो तो यहां पर OB बराबर OC, ये वाला OB और ये वाला OC ये दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे OB बराबर OC, और यहां पर OB के सामने OCB और OC के सामने OBC, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहां पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, क्या मुझे इस कोण से कोई मतलब है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे ये वाला कोण चाहिए और ये वाला, सिद्ध तो यही करना है ना, ये वाला कोण और ये वाला, तो ना तो इस वाले से मतलब है ना तो इस वाले से मतलब है, तो इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, इन दोनों को गायब कर देंगे। किसको किसको? OAC को, मतलब कि इसको गायब करना है, ये वाला मुझे नहीं चाहिए जिसको मैंने क्रॉस लगा दिया, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, और यहां पर मुझे OBC नहीं चाहिए, ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, तो इन दोनों को गायब करो, है ना। कैसे गायब करेंगे, ध्यान दो। OAC की जगह पर हम OCA लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर OCA लिख दिया, ये पहले से OCA है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। OBC नहीं चाहिए तो OBC की जगह पर OCB लिख दो, ये भी OCB ही है ना, देखो उल्टा पढ़ो OCB, तो इसको भी OCB एक तरह लिख दो, है ना। आ रही बात समझ में? ये दोनों बराबर थे, इन दोनों का नाम एक जैसा लिख दिया, ये दोनों बराबर थे, इन दोनों का नाम एक जैसा लिख दिया, तो यहां पर 2 बार OCA और 2 बार OCB आ गया। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया OCA और OCB, एंगल OCB। जरा ध्यान से देखना, OCA और OCB को क्या बन रहा है, OCA मतलब इतना, OCB मतलब इतना, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपको पूरा का पूरा कोण मिलेगा ACB। क्या मिलेगा? ACB। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ACB, 2 एंगल ACB, इन दोनों को जोड़ के क्या लिख दिया? ACB। इधर क्या है? AOP और BOP, इधर क्या है? AOP और BOP। जरा देख के बताना, जोड़ के AOP और BOP को जोड़ने पर क्या मिलेगा? ये रहा सर AOP, ये वाला रहा BOP, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा कोण मिल जाएगा AOB। क्या मिल जाएगा? AOB। तो यहां लिख दो AOB। तो आपने क्या देखा कि जो केंद्र पर कोण AOB बन रहा है वो वृत्त के शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना है। ये वाला केस यहां भी चल जाएगा, ये वाला केस यहां भी चल जाएगा, मतलब ये केस 1 के लिए भी सही है, केस 2 के लिए भी सही है, लेकिन केस 3 में जो ये चाप वृत्त पर कोण बना रहा है वो 180 डिग्री से ज्यादा है ना, 180 डिग्री से ज्यादा है। और जब 180 डिग्री से ज्यादा है तो हम इसका नाम जो लिखेंगे वो रिफ्लेक्स लगा के लिखेंगे, जैसे कि इसी की तरह इसका नाम लिख दो। अगर B, यहां पर O है और यहां पर C है, तो इसको AOB नहीं बोलेंगे। AOB का मतलब समझ रहे हो? इस कोण को कैसे पढ़ोगे? इस कोण को कैसे पढ़ोगे? AOB तो इधर वाला हो जाएगा, AOB तो इधर वाला हो जाएगा। जब 180 से ज्यादा होता है तो इसका नाम हम लगाते हैं रिफ्लेक्स एंगल AOB, प्रतिवर्ती कोण AOB। तो इसका नाम जब केस 3 की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। इसका नाम AOB की जगह पर केस 3 के लिए क्या बन जाएगा? केस 3 के लिए बन जाएगा ये प्रतिवर्ती कोण AOB, प्रतिवर्ती एंगल AOB बराबर क्या? ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। तो बस केस 3 के लिए थोड़ा सा नाम परिवर्तन है, बाकी सब कुछ एक जैसा है। बाकी पहले दूसरे में यही था, तीसरे में थोड़ा सा नेम में चेंज है, बाकी सब कुछ वही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से हमने इसको सिद्ध किया। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, बात करेंगे अब हम प्रमेय संख्या 9.7 की बात तो हो चुकी है, प्रमेय संख्या 9.8 की। यहां पर बोल रहा है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। जैसे यहां पर एक वृत्तखंड PQ है, एक वृत्तखंड क्या है? PQ है।
यहां पर एक कोण ए वाला बन रहा है, एक कोण सी। आपको सिद्ध करना है कि ये सी और ये वाला ए आपस में क्या है, बराबर हैं। ये वाला ए और ये वाला सी आपस में ये दोनों कोण बराबर होंगे, आपको ऐसा सिद्ध करना। बड़ा ही आसान है। अभी जो आपने प्रमेय 9.7 पढ़ा है उसी का प्रयोग करेंगे। हमें पता है कि जो केंद्र पर कोण है, इन दोनों को मिला देंगे रेखाओं को, ये रचना में आएगा कि इन दोनों रेखाओं को मिला दिया। हमें पता है भाई कि जो केंद्र पर कोण बनता है इस वाले कोण का दोगुना होता है। अभी पढ़ के आए हो ना, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि PAQ जो है, PAQ का दोगुना करने पर केंद्र वाला कोण बनेगा। कौन सा, POQ। जब भाई इस कोण को दोगुना करेंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा आपको, या ये वाला कोण जो होता है इसके दोगुने के बराबर होता है। अब इसके दोगुने के बराबर तो है ही, इसके भी दोगुने के बराबर होगा। किसके, तो यहां पर लिखेंगे ट्वाइस ऑफ PCQ। क्या, ट्वाइस ऑफ PCQ। ये किसके बराबर हो जाएगा, POQ के बराबर हो जाएगा। यहां से आपको दो समीकरण मिल गई। ये समीकरण संख्या 1 है, ये समीकरण संख्या 2 है। दोनों का जो राइट हैंड साइड दायां पक्ष आपको दिख रहा है, दायां पक्ष आपस में बराबर है। और जब दायां पक्ष दोस्त आपस में बराबर होता है तो बायां पक्ष भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण संख्या 1 तथा 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये वाला पक्ष बराबर है तो इन दोनों को भी बराबर कर दीजिए। PAQ बराबर PCQ। 2 से 2 को उड़ा दिया तो यहां से सिद्ध हो गया कि एक ही वृत्तखंड में बना कोण A और बना कोण C आपस में क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। आसान था बिल्कुल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इस प्रकार के आसान प्रमेय आपके एग्जाम में आते रहते हैं। होता क्या है कि इस चैप्टर में ज्यादा प्रमेय है, बाकी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा प्रमेय है। तो जब आप एक साथ देखते हैं इन प्रमेय को तो आपको मुश्किल लगने लगता है, लेकिन इनको टुकड़ों में 3-3, 4-4 प्रमेय के टुकड़ों में तोड़ दो और उनकी प्रैक्टिस किया करो। ये नहीं कि एक ही दिन बैठ के सब कर लिया। आ रही बात समझ में? ये आपका रिवीजन क्लास है कि आपको पहले से चीजें थोड़ी बहुत आती हैं या बहुत अच्छे से आती हैं। दोनों कंडीशन है कि हो सकता है, मतलब ऐसा ना हो कि ये वन शॉट रिवीजन आप पहली बार पढ़ रहे हो, वृत्त पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। ये आपको पहले पढ़ा दिया गया है, आपको स्कूल में पढ़ा दिया गया है, मेरे द्वारा पढ़ा दिया गया है, और भी जगह पे आप पढ़ चुके होंगे। मतलब कुछ चीजें भूली हुई हैं। एक बेहतरीन रिवीजन करने के लिए ये बनाया जाता है आपको कि एक ही क्लास में आप सब कुछ रिवाइज कर लें। जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो इसको 3 टुकड़ों में तोड़कर पढ़ना है। आ रही है बातें समझ में? बात करते हैं प्रमेय संख्या 9.8 की। यहां पर बोल रहा है किसी अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो समकोण होता है। बिल्कुल वही वाला प्रमेय लगाएंगे। आ जाओ यहां पे एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। तो ये रहा एक वृत्त, ये रहा दोस्त एक वृत्त। इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये रहा एक वृत्त और यहां पर अर्धवृत्त की बात कर रहा है, अर्धवृत्त की बात कर रहा है। तो ये अर्धवृत्त बना दिया। बोल रहा है अर्धवृत्त में जो भी कोण आप बनाओगे, जैसे मैं एक कोण बना लेता हूं अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में आप जो भी कोण बनाओगे, जैसे ये एक कोण अर्धवृत्त में बन गया, तो ऐसे जितने भी कोण यहां पर बनाओगे वो सभी के सभी 90 डिग्री के बराबर कोण होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको। ठीक है, इसका नामकरण कर दो भाई, ABC लिख दो, ABOC। अभी आपने क्या पढ़ा 9.7 में, प्रमेय संख्या 9.7 में आपने पढ़ा कि किसी चाप द्वारा, अब इसको मैंने चाप मान लिया, चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये O है, केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष परिधि पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो हमें पता है यहां पर कि एंगल AOB जो है वो एंगल ACB का क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्योंकि भाई ये केंद्र पर बना कोण है, ये अन्य शेष परिधि पर बना कोण है, तो इसका दोगुना करने पर ये मिलता है। ये बात लिख दिया मैंने। आपको पहले से ही पता है कि ये डायामीटर है, ये व्यास है, तो ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब इसका मान 180 डिग्री के बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। तो यहां से आप एंगल ACB का मान निकालेंगे 180 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 90 डिग्री। एग्जाम में जब इसको लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है वृत्त COR में AO वृत्त का केंद्र है तथा AB वृत्त का व्यास है। ठीक है, ACB एक अर्धवृत्त है जिसमें एंगल ACB बराबर हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में लिखेंगे एंगल ACB बराबर 90 डिग्री।
ठीक है। अब उसके बाद से आप उपपत्ति में ये सारी बातें लिखेंगे। आ रही बात समझ में? और यहां पर कारण भी जरूर बताएंगे, जो मैं 2-3 बार बोल चुका हूं कि वृत्त के किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त के शेष परिधि पर बना हुआ कोण का 2 गुना होता है। तो लिखने का एक अलग तरीका होगा भाई, ढंग से लिखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब हम किसकी। अब बात करेंगे प्रमेय संख्या 9.9 की। यदि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर समान कोण बनाए। ये दो बिंदुएं हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB एक ही ओर स्थित C तथा D पर समान कोण बनाता है। समान कोण बनाता है मतलब आपको दिया क्या है, यहां पर दिया है कि एंगल ACB ADB के बराबर है। ACB जो है वो ADB के बराबर है, ये आपको पहले से पता है। आपको क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करो कि ABCD चारों कॉन्साइक्लिक मतलब एक वृत्तीय मतलब एक ही वृत्त के ऊपर स्थित होंगे। सर दिखाई तो दे रहा है एक ही वृत्त के ऊपर स्थित है, दिखाई आपको दे रहा है कि ABCD एक ही वृत्त के ऊपर स्थित है, लेकिन ये आपको सिद्ध करना है भाई, ये आपको सिद्ध करना है। तो मैंने मान लिया कि ABC कोई भी 3 बिंदु एक वृत्त के ऊपर आराम से स्थित हो सकती है, मतलब 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त बनाया जा सकता है। तो मैंने मान लिया कि ABC बिंदु ABC से होकर एक वृत्त गुजरता है, AB और C से होकर एक वृत्त गुजरता है, एक वृत्त पास होता है, गुजरता है। माना बिंदु D वृत्त पर स्थित नहीं है, माना बिंदु E, पहले बिंदु D का लिख लो, D वृत्त पर स्थित नहीं है, वृत्त पर स्थित नहीं है, स्थित नहीं है, तथा कोई बिंदु E वृत्त पर स्थित है, तथा कोई बिंदु E वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है। अब देखो ये बात तो आपको दिया है, और जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये फिगर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा सीन बन रहा है कि AB यहां पर C और यहां पर कोई बिंदु E है जो वृत्त के ऊपर स्थित है। और जब ऐसा होगा तो जब ये दोनों वृत्त के ऊपर स्थित होंगे तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अभी हमने प्रमेय पढ़ा कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये C और E एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। ABC तो पहले से वृत्त के ऊपर था, मैंने मान लिया E भी वृत्त के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि भाई ACB जो होगा ना वो AEB के बराबर होगा, वो AEB के बराबर होगा। कारण लिख लेंगे, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण, एक ही वृत्तखंड में बना कोण आपस में बराबर होता है। क्लियर है बातें? अब जरा दोनों समीकरण को, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया था कि ऐसा है, ये हमने खुद निकाला है। तो समीकरण 1 इसको मान लिया, समीकरण 2 इसको मान लिया, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से देखेंगे अगर आप तो ACB बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, मतलब ADB जो है वो AEB के बराबर होगा। और ऐसा तभी संभव है कि ये वाला AEB और ये वाला दोनों कोण आपस में कब बराबर होंगे? जब ये दोनों बिंदुएं संपाती होंगी। ऐसा तभी संभव है, क्या लिखेंगे? ऐसा तभी संभव है, तभी संभव है जब बिंदु D तथा E संपाती हो, जब बिंदु D तथा बिंदु E संपाती हो, अर्थात बिंदु D और E, देखो अब संपाती का मतलब एक ही के एक के ऊपर नीचे हो। आपने ये माना था कि E जो है वो बिंदु E जो है वो वृत्त पर है, तो E और D की लोकेशन एक ही है। तो जब E वृत्त के ऊपर होगा तो D को भी कहां होना पड़ेगा? वृत्त के ऊपर। तो यही बात यहां लिख देंगे, ऐसा तभी संभव है जब बिंदु E तथा D संपाती हो, अर्थात बिंदु D वृत्त पर है, बिंदु D वृत्त पर स्थित है।
तो 3 बिंदु तो पहले से स्थित थे, बिंदु डी को भी मैंने सिद्ध कर दिया कि वृत्त पर स्थित होगा। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ना, मैथमेटिकल कम लॉजिकल ज्यादा। आ रही है बातें समझ में? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। तो ये हमने प्रमेय संख्या 9.9 कंप्लीट कर लिया है और बात करते हैं अब एक क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 5 की। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा चाप एबीसी की माप, कोण एबीसी रहेगा यहाँ पे, कोण एबीसी की माप जो है वो कितना है, 100 डिग्री है। तब एडीसी तथा एबीसी ज्ञात कीजिए। 1 मिनट इसको थोड़ा सा मुझे करेक्ट करने दो भाई, है ना। चाप एबीसी जो है वो केंद्र पर कोण बना रहा है कितना, 100 डिग्री, ऐसा कुछ। केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, 100 डिग्री का। तो यहां पर एडीसी और एबीसी आपको ज्ञात करना है, मतलब ये दोनों कोण बताना है। देखो इसका मुंह भी नीचे की तरफ लटका हुआ है, इसका भी मुंह नीचे की तरफ लटका हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा, 50 डिग्री का। मतलब ऐसे लिख सकते हैं एंगल एओसी जो है वो दोगुना हो जाएगा एडीसी के। कारण लिख लोगे खुद से कि वृत्त के किसी चाप के द्वारा, चाप एबीसी के द्वारा वृत्त के केंद्र ओ पर बना कोण वृत्त के शेष परिधि पर बना कोण का दोगुना होगा। तो वही बात यहां पर लिख दिया। एओसी का मान 100 है, तो यहां से आप जब एडीसी का मान निकालेंगे तो 100/2 का मतलब कितना, 50 डिग्री हो जाएगा। कितना, 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 50 डिग्री यहां से आंसर आ जाएगा। आ रही है बातें समझ में? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ये वाला कैसे निकालेंगे, तो आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी, ये वृत्त के ऊपर स्थित है, मतलब कि ये चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं। अभी बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं। अभी के लिए जान लो कि चक्रीय चतुर्भुज में अभिमुख कोण मतलब आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अतः एंगल बी प्लस एंगल डी का मान जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि जो चक्रीय चतुर्भुज है आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो डी का मान 50 है भाई, तो बी का मान निकाल सकते हैं आप यहां से। जब डी का मान 50 है तो बी का मान 180 माइनस 50 मतलब कि 130 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। क्लियर है बातें? तो ये तो एक तरीका हो गया चक्रीय चतुर्भुज मानकर। दूसरा तरीका भी है, इसका रिफ्लेक्स निकालो। तो ये 100 है, पूरा का पूरा 360, तो 360 माइनस 100 ये 260 हो जाएगा। और इन दोनों का मुंह ऊपर की तरफ है, तो इसका आधा करोगे तो ये मिल जाएगा 130, ये मिल जाएगा। यहां से भी निकाल सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर, बात करते हैं आगे, है ना। तो ये हमने देख लिया प्रश्न संख्या 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दी गई आकृति में ओ दिए गए वृत्त का केंद्र है। चाप बी सी डी द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 140 डिग्री है। चाप बी सी डी जो है वो वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित कर रही है। तो बीसीडी एक कोण यहां बना रही है और एक कोण यहां बना रही है। देखो ध्यान से, बीसीडी ये वाला कोण कहां से बना है, बी और डी से, और ये वाला भी कोण कहां से बन रहा है, बी और डी से। तो एक केंद्र पर बन रहा है, तो इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो तो एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इनके चारों शीर्ष कहां पर स्थित हैं, वृत्त के ऊपर स्थित हैं। देखो ए बी सी डी चारों के चारों वृत्त के ऊपर स्थित है। तो ये एबीसीडी जो आपको दिख रहा है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में अभिमुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब इसको और इसको जोड़ोगे आमने सामने वाले कोणों को, तो एंगल ए प्लस एंगल सी जब करोगे तो यहां से 180 डिग्री आएगा। ए का मान भाई 70 है, तो सी का मान आ जाएगा 110। सी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना। तो इतना तो आप कर लोगे। क्लियर है बातें? बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रमेय संख्या 9.10 की। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसा भी अभी मैंने 2 क्वेश्चन में आपको बताया भी, इसका यूज कराना पहले ही सिखा दिया। आओ इसको सिद्ध भी करते हैं। बोल रहा है कि कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख या अभिमुख कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है।
तो यहां पर क्या करेंगे, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसके ऊपर स्थित हो, वृत्त के ऊपर स्थित हो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 भुजाएं, 4 शीर्ष हो गए। इनका नाम लिख देंगे ABCD। तो आप ध्यान से देखो, चारों शीर्ष ABC और D, ABC और D जो है वो वृत्त के ऊपर स्थित है। क्लियर है बातें? तो इसको हमें सिद्ध करना है कि इनके अभिमुख कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहां पर आपको एक तो केंद्र बना दो, इसका केंद्र बना लो पहले, है ना। यहां पर केंद्र बनाने के बाद एक काम और करते हैं, है ना। यहां पर केंद्र बनाने के बाद एक काम, कुछ रचनाएं करेंगे। इसको और इसको मिला दिया केंद्र से, किसको, A और D को और B और C को, इन दोनों को मिला दिया, है ना। नहीं तो एक काम करो, बस A और C को मिलाओ, इसको मिलाने की जरूरत नहीं है ना। बस A और C को मिलाएंगे। अभी नहीं मान रहा है, अभी मानेगा, अब मान गया, है ना। बस A और C को मिलाएंगे भाई। क्यों मिलाएंगे भी पता चलेगा, क्योंकि दो सिद्ध हम दूसरी तरीके से कर लेंगे। बस A और C को मिला लो आप इस प्रकार से। अब देखना ध्यान से, चाप ABC को देखो, चाप ABC को थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो कोण बनाया जा रहा है केंद्र के पास, केंद्र के ऊपर, ये ABC मतलब A से जा रहा है और C से जा रहा है। ये वाला कोण कहां से आया है, A से और C से। A और C से ये वाला कोण भी आ रहा है। ऐसा कोई प्रमेय पढ़ा था क्या कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि भाई ये जो AOC है ना, ये जो AOC है वो इसका 2 गुना हो जाएगा। किसका, ADC का 2 गुना हो जाएगा। एंगल ADC का 2 गुना हो जाएगा। ये बात सही है। अगर मैंने इसको x मान लिया, अगर मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये कितना हो, अगर इसको x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, अगर नहीं, ये उल्टा लिख दिया मैंने भाई, ये 2x हो जाएगा ना। अगर ये 2, एक मिनट, सही है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, है ना। ये जितना भी होगा, मान लो ये 50 है तो ये 100 होगा, मतलब ये इसका 2 गुना करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, अभी तक सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अब ध्यान देना, अगर इसको y मान लिया, इसका मुंह देखो एक जैसा लटका हुआ है, दोनों का मुंह एक जैसा लटका हुआ है। अगर मैंने इसको y मान लिया, इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो इसका भी मुंह ऊपर की तरफ है, तो अगर ये y हो गया तो ये इसका 2 गुना होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक, ठीक है ना सब कुछ। तो इसको लिख लो, लिखने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। यहां पे अगर एंगल AOC को हमने, AOC ADC था, ADC पहले लिख लो, ADC को अगर हमने कितना मान लिया है, ADC को अगर हमने x मान लिया है, तो एंगल AOC कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, मतलब 2 गुना हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से यहां पर अगर हमने ABC को y मान लिया है, ABC को y मान लिया है, तो केंद्र वाला जो रिफ्लेक्स होगा, प्रतिवर्ती लिखेंगे इसको, प्रतिवर्ती जो होगा ABC का, ये 180 से बड़ा है तो प्रतिवर्ती के साथ लिखेंगे इसको। जो प्रतिवर्ती होगा ABC का, AOC का, वो कितना हो जाएगा, 2y। किसी भी कोण को उसी के प्रतिवर्ती कोण में जोड़ते हैं तो 360 डिग्री होगा। या ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ये पूरा का पूरा कोण, एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाला कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे, AOC और इसी का प्रतिवर्ती, जब किसी भी कोण को उसी के प्रतिवर्ती के साथ जोड़ोगे आप, तो हमेशा आपको कितना मिलेगा, 360 डिग्री। जिसको ये लाइन नहीं समझ में आ रही वो ये सोच लो कि एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाला कोण कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब 2x ये हो गया, ये 2y हो गया, इसका मान कितना आ गया, 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, x प्लस y कितना आ गया, 360 डिग्री। तो यहां से भाई x प्लस y का मान 360/2 मतलब कि 180 डिग्री आ चुका है। हमने क्या सिद्ध कर दिया कि ये अभिमुख कोणों का योगफल, चक्रीय चतुर्भुज में अभिमुख कोणों का योगफल d और b का योगफल, x को मैं d लिख सकता हूं,
y को मैं b लिख सकता हूं। d और b का योगफल कितना आ चुका है, 180 डिग्री के बराबर आ चुका है। यही सिद्ध करना था कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। सर बस एक का ही ए और सी का कैसे करेंगे? तो भाई आपको ये पता है क्या कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, ए बी सी और डी, ये 360 होता है। आपने पहले ही सिद्ध कर दिया डी, बी और डी 180 होता है, तो बी और डी के पास 180 लिख दो, ए प्लस सी, और बी और डी के पास 180 लिख दिया। तो यहां से अगर आपका बड़ा मन है कि सर हम चारों कोणों को दिखाएंगे, तो यहां से आप ए और सी का भी मान दिखा सकते हैं कि इनका भी योगफल जो होता है ए और सी का, वो भी 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है आपके, और बड़ा ही आसान है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रचना क्या करनी है। रचना भूल गए तो सब खत्म है ना। बात कर लेते हैं, ये तो हो गया। बढ़ते हैं अपने प्रमेय संख्या 9.11 की तरफ। यहां पर बात हो रही है, यदि एक चतुर्भुज के अभिमुख कोणों के युग्म का योग 180 है, तब वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये बताओ। एक चतुर्भुज है कोई भी नॉर्मल सा, यहीं पे कर देता हूं इसको। ये नहीं बोल रहा हूं कि चक्रीय है, कोई भी नॉर्मल सा एक चतुर्भुज है। आपको दिख रहा होगा चक्रीय भले ही, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा, ये चक्रीय है। कोई भी नॉर्मल सा चतुर्भुज है ए बी सी डी। अभी बस ग्रीन वाले पेन को देखना, ए बी सी डी को देखना, येलो वाले सर्कल को भूल जाओ। यहां पर दिया है कि चतुर्भुज के अभिमुख कोणों के युग्म का योगफल जो है वो 180 है। मतलब यहां पर ये गिवन है, ये दिया हुआ है कि भाई ए प्लस सी 180 के बराबर है, और बी प्लस डी भी 180 के बराबर है। बी प्लस डी भी क्या है, 180 के बराबर है। तो आपको यह सिद्ध करना है कि यह चक्रीय चतुर्भुज है। अभी मैंने मान लिया कि चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, यह नहीं गलत होगा, यह तो दिया है हमें। यह चक्रीय चतुर्भुज के आधार पर नहीं दिया है, बोल रहा कोई भी चतुर्भुज है जिसमें ऐसा है, ऐसा है। मैंने मान लिया कि यह चतुर्भुज जो है वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। हमारा भाई ये वाला चतुर्भुज जो ई वाला बिंदु है, जो बिंदु ई से होकर बन रहा चतुर्भुज है, ये वाला चक्रीय चतुर्भुज है। AECB, AECB हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। जब मैं ये मान लूंगा कि AECB एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहां कहीं ना कहीं B प्लस E का मान 180 के बराबर होगा। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, ज्यादा मैथ्स नहीं है इसमें, ज्यादा मैथ्स नहीं है। जब ये मान लिया कि ये वाला जो नया चतुर्भुज है वो चक्रीय चतुर्भुज है, तो भाई इसके सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, वो लिख दिया। जरा इन दोनों समीकरण को देखना, इनका ये वाला पक्ष बराबर है तो ये वाला पक्ष भी बराबर होगा कि b प्लस डी और b प्लस ई का मान एक जैसा होगा। b से b को उड़ा दो, d बराबर ई। d बराबर ई तभी संभव है, d बराबर ई तभी संभव है जब ये दोनों बिंदु क्या हो, संपाती हो। कौन कौन से बिंदु, d और e, d और ये वाला बिंदु e जो है, ये दोनों संपाती होंगे जब, तभी ये संभव है कि ये दोनों कोण बराबर हों। अब हमने पहले ही मान लिया कि जो बिंदु e है वो चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर है, मतलब सर्कल के ऊपर है, चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है, तो E और D का पोजीशन एक ही होना चाहिए, इनको संपाती होना चाहिए। मतलब बिंदु E कुछ अलग नहीं है, वो बिंदु D को ही निरूपित करता है, इसलिए D और E एक ही स्थान को, एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं, इसलिए बिंदु D भी वृत्त के ऊपर है, अतः ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, है ना, और इसको इसी प्रकार से प्रूव करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। मतलब ये कोई चतुर्भुज है, इसके अंतःकोणों को, इनके कोणों का समद्विभाजक कर दिया गया, तो आपको अंदर वाला जो छोटा सा चतुर्भुज दिख रहा है, इसको आपको चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों का योगफल कितना, 180 के बराबर। तो लिखेंगे एंगल BAE प्लस एंगल ABE प्लस एंगल AEB, इन तीनों का योगफल कितना, 180 डिग्री, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये लिख दिया। अब इसके बाद से अब देखना, ये जरा ये समद्विभाजक है, मतलब इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो ये a का आधा हो जाएगा, ये भी a का आधा हो जाएगा। तो इस वाले कोण को मैं a का आधा लिख सकता हूं। इसी प्रकार से ये b का आधा होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक रेखा, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये भी आधा b, ये भी आधा b, तो इस वाले को मैं आधा b लिख सकता हूं।
आधा कोण ए आधा कोण बी प्लस AEB बराबर 180 डिग्री। यहां से आप AEB का मान निकालो तो 180, इन दोनों को उधर भेज दो, आधा कोण ए आधा कोण बी माइनस आधा कोण बी। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर ध्यान से देखना, जो काम आपने इधर किया वही काम उधर करेंगे, सिमिलरली उसी प्रकार से। पहले ये लिख लो, ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है FEH, एंगल FEH जो है वो एंगल AEB के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? ये शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। कैसा कोण? शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, तो ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। तो यहां से जब AEB का मान इतना है तो FEH का भी मान यही होगा। AEB की जगह ये सारी बातें लिख देंगे, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल B। ये आपका हो गया समीकरण संख्या 1। जैसे आपने FEH इधर वाले कोण का मान निकाला, वैसे ही FGH जब निकालेंगे एंगल FGH तो ये कितना हो जाएगा, इसी की तरह लिखो 180 माइनस 1/2। जब इधर वाले के लिए निकाले थे तो A और B आया था, जब उधर वाले के लिए निकालेंगे तब क्या आएगा, C और D। तो आधा एंगल C माइनस आधा एंगल D। ये हो गया आपका समीकरण संख्या 2। इन दोनों को जोड़ दो। क्यों जोड़ दो? क्योंकि अंदर वाले को मुझे चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। अगर मैंने ये दिखा दिया कि ये जो आमने सामने वाले दोनों कोण हैं इनका योगफल 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, तब मैं बोल सकता हूं कि हाँ भाई ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो वही मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये जो आमने सामने के कोण हैं इनको जोड़ो, FEH इसमें जोड़ दिया FGH को, तो यहां 180 प्लस 180 माइनस 1/2 और ये ABCD माइनस 1/2 चारों में से बाहर निकाल लिया, ABCD को आपस में साथ लिख दिया, A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B प्लस C प्लस D। अब ध्यान देना, 180 180 360 माइनस 1/2 ABCD चतुर्भुज के चारों ABCD का योग जो होगा वो 360 होगा। तो 360, 2 से 180 को उड़ा दिया तो 180 आ गया, 360 में से 180 को माइनस किया तो 180 आ गया। आपने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि इनके अभिमुख कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री के बराबर है, मतलब दिया गया चतुर्भुज EFGH एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। दी गई आकृति में एंगल DBC 80 डिग्री है, ये वाला 80 डिग्री है, BAC 40 डिग्री है, मतलब ये वाला 40 डिग्री है, तब BCD ज्ञात कीजिए। BCD ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखा है, मैं चाहता हूं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और यहां से ये भी समझ में आएगा कि आपको कितनी बातें समझ में आई हैं। हिंट दे देता हूं, ये 80 होगा, ये इस वाले वृत्तखंड से बना हुआ है, इस वाले वृत्तखंड से बना हुआ है, इसी वृत्तखंड से ये वाला कोण भी बन रहा है, ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा, ये वाला 40 होगा तो ये भी 40 होगा। मैंने सफिशिएंट हिंट दे दिया है आपको करने के लिए, है ना, बहुत आराम से हो जाएगा। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं तक था, है ना, यहीं तक था, 8 तक था। तो आखिरी क्वेश्चन दोस्त आपको करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर एक बेहतरीन तरीके से सभी प्रमेय के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को देखते हुए बढ़िया से क्लियर करा दिया गया है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी मिस ना हो। एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहां पर हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होता है ना, इसमें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो इंग्लिश मीडियम का भाई अपना एक अलग चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, आप उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं।
हिंदी मीडियम में क्या होता है, मैक्सिमम स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से होते हैं अपने। जैसे यहाँ पर हम कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स कवर करा रहे हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। आप इनमें से किसी भी बोर्ड से हैं तो आप बिल्कुल बढ़िया जगह पर हैं, यहाँ पर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाता है, मतलब इसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है, सब कुछ निःशुल्क है। जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर ले आने की। इसके साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए दोस्त आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखेंगे। मैथ्स की जबरदस्त प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, मैथ्स की नहीं, मैथ्स की, है ना, मैथ्स की जबरदस्त प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।